हेलो बच्चों, आज मैं सुमित्रानंदन जी पंत द्वारा रचित कविता आह धरती कितना देती है पाठ की व्याख्या समझाऊंगा। बेटा, सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म अल्मोड़ा के पास कौसानी गांव में सन 1900 में हुआ था। आप प्रकृति के अनुपम चितेरे हैं और प्रकृति से संबंधित आपने बहुत सी कविताएं लिखी हैं। आप छायावाद के प्रमुख स्तंभ हैं। छायावाद का मतलब होता है प्रकृति में नारी की छाया देखना। छायावाद के चार प्रमुख कवि, उसके अतिरिक्त एक और राम कुमार वर्मा जी, प्रसाद, पंत, निराला, वर्मा वर्मा। प्रसाद का मतलब जयशंकर प्रसाद, पंत सुमित्रानंदन पंत, निराला सूर्यकांत जी त्रिपाठी निराला, जिनकी कविता आपने भिक्षुक पढ़ी होगी क्लास 9 में, और वर्मा महादेवी वर्मा, जिनकी कविता आगे आपके पाठ्यक्रम में है। चिर सजेंगा आंखें उन्हीं दी, आज कैसा व्यस्तवाना, जाग तुझको दूर जाना। और वर्मा राम कुमार वर्मा जी, यह प्रकृति के अनुपम चितेरे हैं। और सुमित्रानंदन पंत जी बहुत ही मस्ती में रहते थे। किसी ने इनसे पूछा कि आप विवाह क्यों नहीं कर लेते, तो इन्होंने जो उत्तर दिया वो ध्यान से सुनिए। छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। दूसरी जगह लिखा इन्होंने, सुंदर हैं सुमन सुभग सुंदर, मानव तुम सबसे सुंदरतम। आइए इनकी पाठ की व्याख्या को समझते हैं और लाइन बाय लाइन बेटा मैं एक्सप्लेन करूंगा। आपको ध्यान से देखना है। एग्जामिनर कोई भी क्वेश्चन बनाएगा, आप देखेंगे निश्चित रूप से उस क्वेश्चन का आंसर इसी व्याख्या में समावेशित होगा। मैं बहुत विस्तार में न जाकर शाब्दिक अर्थ बताने की कोशिश करूंगा, जिससे आपको कम से कम शब्दों में समझ में आ जाए। बड़ी कविता है, इसीलिए बहुत डिटेल में न जाकर आपको अक्षर से समझ में आ जाए, ऐसा मैं प्रयास करूंगा। प्रस्तुत कविता आ धरती कितना देती है में कवि को बचपन की एक घटना की याद आ जाती है। जब उसने धरती में पैसे बो दिए और सोचा कि पैसों के बहुत सारे पेड़ उगेंगे और मैं बड़ा धनवान सेठ बन जाऊंगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। कुछ समय बाद उसने सेम के कुछ बीज धरती में दबा दिए थे, जिसके परिणाम स्वरूप सेम की बेल उगी और बेल पर बहुत सी फलियां लगी। कवि ने कविता के माध्यम से ये संदेश दिया है कि यह धरती रत्न प्रसविनी है। हम जैसा बोएंगे वह हमें वैसा ही देगी। एक संस्कृत का श्लोक हमें याद आता है, दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनय नये, विस्मयो च न कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। दान में, तप में, शूरवीरता में, विज्ञान में और विनय में विस्मय नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह पृथ्वी बहुत से रत्नों को देने वाली है। यह पृथ्वी रत्नों से भरी हुई है। बेटा आप कविता देखते हैं। पहला पद, मैंने छुटपन में छिपकर पैसे बोए था, सोचा था पैसों के प्यारे पेड़ उगेंगे, रुपयों की कलदार मधुर फसलें खनकेंगी और फूल फलकर मैं मोटा सेठ बनूंगा। पर झंझर धरती में एक न अंकुर फूटा, बंध्या मिट्टी ने न एक ही पैसा उगला, सपने जाने कहाँ मिटे सब धूल हो गए, मैं हताश हो बाट जोहता रहा दिनों तक, बाल कल्पना के अपलक पावड़े बिछाकर। बेटा कहता है कवि, मैंने बचपन में छिपकर पैसे बोए थे। छुटपन माने बचपन, कलदार का मतलब होता रुपया, धन, सिक्का जो खनके, बंजर जिस धरती में कुछ पैदा नहीं होता, बंध्या उसका भी वही नाम है, अनप्रोडक्टिव लैंड जिसमें कुछ भी पैदा नहीं होता। हताश का मतलब निराश, डिसअपॉइंट। बाट जोहना प्रतीक्षा करना, कल्पना के अपलक पावड़े बिछाकर, कभी अपनी कल्पना को पावड़ों की तरह बिछाकर
रुपए के पेड़ लगने की प्रतीक्षा कर रहा था। कहता है कभी मैंने बचपन में छिपकर पैसे बोए थे, सोचा था पैसों के प्यारे पेड़ उगेंगे, रुपयों की कलदार मधुर फसलें खनकेंगी और फूल फल कर मैं मोटा सेठ बनूंगा। कभी ने बचपन में मिट्टी में पैसे बो दिए और सोचा कि पैसों के पेड़ उगेंगे तथा रुपयों की फसलें लगेंगी, जिन पर खूब पैसे लगेंगे और मैं खूब धनवान हो जाऊंगा, अमीर हो जाऊंगा, मैं सुधा मोटा सेठ बन जाऊंगा। पर बंजर धरती में एक न अंकुर फूटा, बंध्या मिट्टी ने न एक ही पैसा उगला, सपने जाने कहाँ मिटे, सब धूल हो गए, मैं हताश हो बाट जो होता रहा दिनों तक, बाल कल्पना के अपलक पावड़े बिछाकर। परंतु कभी की यह उम्मीद पूरी नहीं हुई, क्योंकि बंजर धरती में एक भी अंकुर न फूटा। पर बंजर धरती में एक न अंकुर फूटा, अनुपजाऊ मिट्टी ने एक भी पैसा नहीं उगला। कवि के सारे सपने नष्ट हो गए। कवि बहुत दिनों तक अपनी कल्पना को पावड़ों की तरह बिछाकर, अपनी कल्पना को सजाकर रुपए के पेड़ लगने की प्रतीक्षा करता रहा, लेकिन कोई भी पैसा नहीं लगा पेड़ों पर। यह बाल हृदय था, यह बाल मन था। आगे बेटा देखते हैं। मैं अबोध था, मैंने गलत बीज बोए थे, ममता को रोपा था, तृष्णा को सींचा था, अर्धसती हराती निकल गई तब से, कितने ही मधु पतझड़ बीत गए अनजाने, ग्रीष्म तपे वर्षा झूली, सर्दे मुस्काई, सी सी कर हेमंत कपे तरु झरे खिले बन, और जब फिर से गाढ़ी ऊदी लालसा लिए, गहरे कजरारे बादल बरसे धरती पर। बेटा शब्दार्थ देखिए। अबोध का मतलब अनजान, इग्नोरेंट जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं। ममता स्नेह, अफेक्शन, रोपा प्लांट किया, पतझड़ एक ऋतु जिसमें पेड़ों में पत्ते झड़ जाते हैं। हेमंत भी एक ऋतु का नाम है। उदी बैगनी रंग की। तृष्णा माने बहुत प्यास, विशेष कामना। मधु माने वसंत। अर्धशती का मतलब यहां पर आधा सैकड़ा अर्थात 50। सर्दें शरद ऋतु। देखिए बेटा, मैं अबोध था, मैंने गलत बीज बोए थे, ममता को रोपा था, तृष्णा को सींचा था, अर्धशती हराती निकल गई तब से, कितने ही मधु पतझड़ बीत गए अनजाने। कवि ने बचपन में मिट्टी में पैसे बो दिए। उसे आशा थी कि इससे रुपयों के पेड़ लगेंगे और वह मोटा सेठ बन जाएगा। पर वो अबोध था, उसे इस बात का ज्ञान नहीं था कि रुपयों के पेड़ कभी नहीं उगते। उसने गलत बीज बोए थे। उसने लालच और ममता के कारण ऐसा किया था। ममता को रोपा था, तृष्णा को सींचा था, मतलब उसने लालच और ममता के कारण ऐसा किया था। इस घटना को 50 वर्ष बीत गए। न जाने कितने ही बसंत, पतझड़, गर्मी, सर्दी आदि सभी ऋतुएं बारी बारी से आती रहीं। एक दिन बैगनी रंग के कजरारे बादल बरसे, लेकिन पैसा एक भी नहीं आया, एक भी पैसा नहीं लगा। बेटे बाल मन की अद्भुत छटा। मैंने कौतूहल बस आंगन के कोने की, गीली तह को यूं ही उंगली में सहलाकर, बीज सेम के दमा दिए मिट्टी के नीचे, भूखे अंचल में मणिमाणिक बांध दिए हों। मैं फिर भूल गया इस छोटी सी घटना को, और बात भी क्या थी याद जिसे रखता मन। किंतु एक दिन जब मैं संध्या को आंगन में टहल रहा था, तब सहसा मैंने जो देखा, उससे हर्ष विमूढ़ हो उठा मैं विस्मय से। देखा आंगन के कोने में नवागत छोटी छोटी छाता ताने खड़े हुए हैं। बहुत ही सुंदर पंक्तियां बेटा। कौतूहल बस मन जिज्ञासा। मणि एक बहुमूल्य रत्न को बोलते हैं बेटे। माणिक भी एक बहुमूल्य रत्न है। और कवि कहता है, कवि बोलता है, मैंने कौतूहल बस आंगन के कोने की,
गीली तह को यूं ही उंगली से सहलाकर। कवि ने उत्सुकता और जिज्ञासा के साथ अपने घर के आंगन में मिट्टी की गीली तह को अपनी उंगली में सहलाकर उसमें कुछ सेम के बीज दबा दिए थे। बीज सेम के दबा दिए मिट्टी के नीचे भूखे अंचल में मणिमाणिक बांध दिए हो। और मुझे ऐसा लगा जैसे भूमि के अंचल में मणिमाणिक बो दिए हों, मणिमाणिक बो दिए हों, बहुमूल्य रत्न बो दिए हों। मैं फिर भूल गया इस छोटी सी घटना को। कवि कहता है कि ऐसा तो था, लेकिन फिर इस छोटी सी घटना को, या सेम बोने वाली घटना को मैं भूल गया। मैं भूल गया और क्या हुआ, और बात भी क्या थी याद जिसे रखता मन, क्योंकि ये कोई बात ऐसी नहीं थी जिसे याद रखना जरूरी होता। टहल रहा था तब सहसा मैंने जो देखा, किंतु एक दिन जब मैं संध्या को आंगन में देखा, आंगन के कोने में नवागत छोटी छोटी छाता ताने खड़े हुए हैं। परंतु कभी एक दिन संध्या के समय अपने आंगन में टहल रहा था, तभी उसे बहुत आश्चर्य हुआ और प्रसन्नता से भरकर देखा कि आंगन में जहां उसने सेम के बीज बोए थे, वहां कुछ छोटे छोटे नए मेहमान खड़े हुए हैं, यानी उनमें अंकुर फूट चुका था। छाता कहूं, छोटी छोटी छाता ताने खड़े हुए हैं। कवि को ऐसा लगा मानो कोई नए नए छोटे छोटे अतिथि छतरी ताने खड़े हुए हैं। भाव यह है कि सेम के उगे हुए बीज ऐसे लग रहे थे मानो जैसे कोई छोटे छोटे अतिथि अपने सिरों पर छतरी तान कर खड़े हों। छाता कहूं या विजय पताकाएं जीवन की, या नए थैलियां खोले थे वे नन्ही प्यारी, जो भी हो वे हरे भरे उल्लास से भरे पंख मारकर उड़ने को उत्सुक लगते थे। डिंब तोड़कर निकले चिड़ियों के बच्चों से निर्निमेष क्षण भर मैं उनकी राह देखता रहा। सहसा मुझे स्मरण हो आया, कुछ दिन पहले बीज सेम के रोपे थे मैंने आंगन में, और उन्हीं से बौने पौधों की यह पलटन मेरी आंखों के सम्मुख खड़ी गर्व से नन्हे नाटे पैर पटक बढ़ती जाती है। बहुत सुंदर लाइन बेटा। पताकाएं का मतलब झंडियां लगाना, डिंब का मतलब बेटा अंडा, सहसा अचानक, उल्लास का मतलब बेटा खुशी होता है, निर्निमेष एकटक, बौने नाटे स्मॉल छोटे। कवि कहता है छाता कहूं या विजय पताकाएं जीवन की, या नवेलियां खोले थे नन्ही प्यारी, जो भी हो वे हरे भरे उल्लास से भरे पंख मारकर उड़ने को उत्सुक लगते थे। कवि ने जब आश्चर्य से सेम के उन छाता ताने हुए उगते हुए बीजों को देखा तो उसे अत्यधिक प्रसन्नता हुई। कवि कहता है कि मैं बीजों के सिर पर तनी वस्तु को छाता कहूं, या जीवन पर विजय पाने वाली पताका कहूं, या उनकी छोटी छोटी खुली हुई हथेलियां कहूं, जो भी हो वे सेम के उगे हुए बीज, जो भी हो वह सेम के उगे हुए बीज मन को अधिक प्रसन्नता से भर रहे थे, ऐसा मुझे महसूस हो रहा था। पंख मारने को उत्सुक लगते थे, मानो पंख मारकर वे उड़ना चाहते थे। डिंब तोड़कर चिड़ियों के बच्चे निर्निमेष क्षण भर मैं उनकी राह देखता, सहसा मुझे स्मरण हो आया, कुछ दिन पहले बीज सेम के रोपे थे मैंने आंगन में। सेम के बीज ऐसे लग रहे थे जैसे अंडे को तोड़कर चिड़ियों के बच्चे निकल आए हों, जैसे अंडे को तोड़कर चिड़ियों के बच्चे निकल आए हों। कभी कहता है कि वह कुछ क्षण के लिए उनको एकटक देखता रहा, तभी उसे याद आया कि कुछ दिन पूर्व उसी ने इस आंगन में सेम के बीज रोपे थे, और यह उन्हीं बीजों से उगी छोटे छोटे पौधों की पलटन है।
पलटन है यानी सेना है यानी बहुत सारे हैं, मेरी आंखों के सम्मुख अब खड़ी गर्व से नन्हे नाटे पैर पटक आती जाती है। कह रहे कवि जो उन्हीं की आंखों के सामने गर्व से खड़ी हैं, जो अपने छोटे छोटे पैरों को पटक कर ऊपर बढ़ रही है, छोटे छोटे पैरों को पटक कर ऊपर बढ़ रही है। बेटा अगला पद देखते हैं। तब से उनकी राह देखता धीरे धीरे अनगिनती पत्तों से लद भर गई झाड़ियां, हरे भरे टंग गए कई मखमली चंदोवे, बेले फैल गई बलखा आंगन में लहरा, और सहारा लेकर बाड़े की टट्टी का, हरे हरे सौ झरने फूट पड़े ऊपर को, मैं अवाक रह गया वंश कैसे बढ़ता है, छूटे तारों से छितरे फूलों के छींटे, झागों से लिपटी लहरी श्यामल लतरों पर सुंदर लगते थे मावस के हसमुख नभ से, चोटी के मोती से आंचल के बूटों से। बहुत अच्छी पंक्तियां हैं बेटा, बहुत अच्छी पंक्तियां हैं, आपको देखना है। कह रहे हैं तब से उनकी राह देखता धीरे धीरे अनगिनती पत्तों से लद भर गई झाड़ियां। कवि ने अपने आंगन की मिट्टी में सीएम के बीज रोपे थे, जो छोटे छोटे पौधों की पलटन के रूप में विकसित हो रही थी। कवि उन्हें देखता रहा, धीरे धीरे वही छोटे छोटे पत्ते अनगिनत झाड़ियों और पत्तों से लद गई तथा उन पर अनेक मखमली वितान मैंने छाते तन गए, छाते तन गए, बेल फैल गई बलखा आंगन में लहराया, और सहारा लेकर बाड़े की टट्टी का। धीरे धीरे बेल बल खाकर फैल गई, बेल बहुत दूर दूर तक फैल गई, और बाड़े की लकड़ी का सहारा लेकर आंगन में वह लहरा गई, आंगन में वह लहरा गई। हरे भरे सौ झरने फूट पड़े ऊपर को, मैं अवाक रह गया वंश कैसे बढ़ता है। कह रहे कि जैसे ऊपर की ओर हरे हरे 100 झरने सेम के फूल फूट पड़े, मानो 100 झरने फूट पड़े हों, 100 फूल लग गए। कवि को आश्चर्य हुआ कि वंश किस प्रकार बढ़ता है, यह वंश परंपरा कैसे चलती है। आगे कहा उसने, छोटे तारों से छितरे फूलों के छींटे, झागों से लिपटी लहरें श्यामल लतरों पर सुंदर लगते थे मावस के सम्मुख मुख से। धीरे धीरे बेल बल खाकर फैल गई और बाड़े की लकड़ी का सहारा लेकर आंगन में छहवा गई। कवि को लगा जैसे ऊपर की ओर हरे हरे 100 सेम के फूल पड़े हों। कवि को आश्चर्य हुआ कि वंश किस प्रकार बढ़ता है। कवि को लगा कि सेम के वे छोटे फूल छोटे तारों की तरह छिटके हुए हैं या फूलों के छींटे हैं, जो श्याम रंग की लहराती बेल पर झागों की तरह लिपटे हैं, या चोटी के मोती हों या आंचल के बूटे हों। अर्थात कवि उन पेड़ को देखकर, सेम के पेड़ पौधों को देखकर अत्यधिक प्रसन्न है और देखता है कि समाज में वंश कैसे बढ़ता है। जब सकारात्मक भाव होता है तो वंश कैसे नित्य निरंतर उन्नति को प्राप्त होता है। ओह समय पर उनमें कितनी फलियां टूटी, कितनी सारी फलियां, कितनी फलियां, ये धरती कितना देती है, धरती माता कितना देती है, अपने प्यारे पुत्रों को नहीं समझ पाया था मैं, अपने महत्व को बचपन में छी, स्वार्थ लोभ बस पैसे बोकर। बहुत अच्छी पंक्ति बेटा। ओह समय पर, समय आने पर सेम की उन बेलों पर बहुत सी फलियां लगी। कवि ने सोचा ये धरती कितना देती है, कितनी सहनशील है, ये धरती कितनी सहनशील है, धरती माता अपने पुत्रों को कितना देती है। कभी यह बात बचपन में नहीं समझ पाया था, अर्थात बचपन में वह धरती माता की इस विशेषता को नहीं जान पाया कि बहुरत्ना वसुंधरा, ये धरती बहुत से रत्नों को देती है। जब उसने स्वार्थ के कारण कुछ पैसों के बीज के रूप में धरती में रोप दिए थे, तब वो नहीं समझ पाया था कि ये धरती तो उतना देती है
कि जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम, पृथ्वी में 3 ही रत्न हैं, जल अन्न और सुभाषित। ये पृथ्वी श्रेष्ठ है। बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्तियां अक्सर आती हैं ये। रत्न प्रसविनी है वसुधा अब मैं समझ सका हूं, इसमें सच्ची क्षमता के दाने बोने हैं, इसमें जन की क्षमता के दाने बोने हैं, इसमें मानव ममता के दाने बोने हैं, जिससे उगल सके फिर धूल सुनहरी फसलें, मानवता की जीवन श्रम से हंसे दिशाएं, हम जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे। रत्न प्रसविनी माने रत्नों को जन्म देने वाली, क्षमता माने बेटे कैपेबिलिटी सामर्थ्य, वसुधा पृथ्वी, समता समानता या बराबरी, श्रम परिश्रम या मेहनत, ममता प्रेम। रत्न प्रसवनी है यह वसुधा अब मैं समझ सका हूं। कभी कहता है कि अब मेरी समझ में आ गया है कि धरती माता रत्न प्रदान करने वाली है। मैंने कई बार बोला बहुरत्ना वसुंधरा, यह पृथ्वी बहुत से रत्नों को देने वाली है। हमें इस धरती में समता के दाने बोने हैं, अर्थात हमें सभी के साथ समानता का व्यवहार करना चाहिए, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। इस धरती में जन जन की क्षमता तथा ममता के दाने बोने हैं। इस धरती में मानव क्षमता और क्षमता के बीज बोने हैं, जिससे सभी लोग समान रहे। आगे कहता है कभी जिससे उगल सके फिर धूल सुनहली फसलें, मानवता की जीवन श्रम में हंसे दिशाएं, हम जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे। कवि का मतलब है कि हमें समता ममता आदि के बीज बोने चाहिए, आपस में समानता आपस में प्रेम का व्यवहार करना चाहिए, जिससे कि इन भावों की फसलें, किसकी भावों की फसलें, सेम के भाव की नहीं, ममता और समता की भाव की फसलें उगें और चारों ओर मानवता का प्रसार हो सके। हम जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे। अंग्रेजी में भी कहावत है एज यू सो सो शैल यू रीप। हम जिस प्रकार के भावों की सृष्टि करेंगे उसी के अनुरूप हमें फल प्राप्त होंगे। और हमारे मन में कामना हो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। यानी समता ममता में भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो, सभी का कल्याण हो और किसी को किसी प्रकार का कोई दुख न हो। बेटा मैंने प्रयास किया है कि बहुत ही अच्छी तरह से आपको पोएम को समझा दें, और एग्जामिनर मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि कैसा भी प्रयास करेगा, लेकिन जो व्याख्या मैंने समझाई है उससे इतर कोई क्वेश्चन नहीं होगा। आप सभी क्वेश्चन के आंसर दे सकेंगे। अगर बेटा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें तथा दूसरों से भी करवाएं। धन्यवाद।